हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर क्यूएनए सेशन लेकर आया हूं। ये पार्ट 2 है क्यूएनए सेशन का, जिसमें आपके जो छोटे क्वेश्चंस थे उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। पहले मैंने जो 4 टॉपिक थे मेजर, वो मैंने कवर कर दिए क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। बाकी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ डाउट्स हैं, तो वो हम एक एक करके बात करेंगे। आपका एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊंगा और उसके आंसर बताता जाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट तक का मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद आपकी कुछ ज्योग्राफी की क्वेरीज थी, तो ज्योग्राफी की क्वेरीज में पहला है कि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना है सारे सब्जेक्ट के लिए। ये सारे सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, मतलब टीजीटी एसएसटी की बात की जा रही है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इसकी बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, मैं पॉलिटी के बारे में बात करता हूं। तो पॉलिटी में अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी कौन कौन सी फॉलो करनी है? 9th की एनसीईआरटी फॉलो करनी है और 10th की करनी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो 11th की एनसीईआरटी है वो भी आपको पढ़नी है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक था बाहर का, नेपाल वाला, जो मैंने करा दिया इग्नू का। तो इग्नू की मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो वो पीडीएफ आपको पढ़नी है। इतना आपका हो गया पॉलिटी का, कि पॉलिटी में और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब एक डाउट है, क्या लक्ष्मीकांत भी इसमें पढ़नी है? तो देखो बेटा, लक्ष्मीकांत आपकी इस तरह की होती है कि वो यूपीएससी, पीसीएस, इन एग्जाम्स के लिए होती है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे, उससे काम चल जाएगा। जैसे कुछ टॉपिक हैं, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो ये मेजर टॉपिक होते हैं। पंचायत की बात करें तो पंचायती सिस्टम, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेशक लक्ष्मीकांत से भी आएंगे। लेकिन आप अगर 11th की एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसमें भी वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम केवल एनसीईआरटी पर ही फोकस करें? इतनी मोटी किताब को लेकर आप क्या करेंगे? 700-800 रुपए की बुक आएगी, क्या मतलब है उस चीज को लेने का कि आपके 2 क्वेश्चन उसमें से बने? 2 क्वेश्चन वो आपके 11th की एनसीईआरटी में भी बनने हैं, और 11th की एनसीईआरटी तो आपको फ्री मिल रही है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है? केवल एनसीईआरटी पर फोकस करना है। और किस पे करना है? इग्नू की जो पीडीएफ है उस पर फोकस करना है। तो वो पीडीएफ इग्नू की आपको नहीं पढ़नी है, मैं पीडीएफ अपनी जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको दूंगा, वो आप पढ़ लेना, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है उसमें भी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, और एनसीईआरटी 9th 10th की सफिशिएंट है। 11th 12th की आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, सिलेबस से भटक जाओगे। बाकी के जो टॉपिक होते हैं सेम उसी तरीके से जो मैं क्लास में करा रहा हूं, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें तो इग्नू को भी फॉलो नहीं करना है। अब इसमें पढ़ना क्या है? जैसे करंट अफेयर के कुछ टॉपिक आते हैं, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर आई, ठीक है, और वो किस पे है? पॉवर्टी के ऊपर है, फूड के ऊपर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसके ऊपर कोई पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने रिसेंट में बनाई है, वो पढ़नी है। तो वो मैं पॉलिसी की जब क्लास लूंगा, एक मैंने आपको बताया था, क्लास लेते टाइम ही मैंने बताया था पॉवर्टी की एक क्लास होगी, तो उसमें पॉवर्टी की क्लास में मैंने बता दिया था कि पॉवर्टी की जितनी भी स्कीम्स है वो मैं सारी आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा। फिर फूड की जितनी भी, फूड सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स है वो सारी एक वीडियो में करा दूंगा। तो समझ में आया, इकोनॉमिक्स में तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या रमेश सिंह आपको पढ़नी है? रमेश सिंह आपको नहीं पढ़नी है। अब देखिए, आपको जीडीपी नहीं समझ में आ रहा, जीएनपी नहीं समझ में आ रहा, आपको एनएनपी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो बेसिक टॉपिक है वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो फिर आप रमेश सिंह के कुछ जो बेसिक टॉपिक हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि रमेश सिंह बुक बहुत मोटी है और आपको वो नहीं पढ़नी है, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और आप फंस जाएंगे। अब जीडीपी में मैं आपसे कहूं कि अभी सीआरआर है, एसएलआर है, वो हर 3 महीने बाद पॉलिसी बदलती है, सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती है, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल के उनने हर 2 महीने बाद उनके आंकड़ों को बदल दिया। अब वो आंकड़े आपके लिए जरूरी नहीं है। क्या आपके आंकड़े कहीं पर भी दिए हुए हैं? क्वेश्चंस बनते हैं आंकड़ों से? नहीं बनते हैं। आपसे डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपकी रमेश सिंह नहीं करवा पाएगी। तो इकोनॉमिक्स का समझ गए। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एक दिक्कत आ रही है कि हिस्ट्री में लोग पूछ रहे हैं कि क्या एंशिएंट और मिडेवल भी पढ़नी है? नहीं बेटा,
हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी नहीं पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखें तो 1757 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमको 1757 से नहीं पढ़नी है, हमको कब से पढ़नी है? 1858 से लेके पढ़नी है 1947 तक की, 1947 तक की ये पढ़नी है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़नी है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे। और इसमें 1857 की क्रांति जो हुई थी वो भी हमें पढ़नी है। तो इतना आप मान के चलिए ये मॉडर्न में हमें पढ़ना है। उसके बाद जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी थे, वो भी आपके वही 1858 से लेके फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गए थे, तो वो आपके पढ़नी है। अब आप फार्मर्स को लेकर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो वहां के जनजातीय समूह के जो स्ट्रगल थे वो आप देख सकते हैं, महिला आंदोलन ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे भी आपको पढ़ने हैं। इन्हें किसके लिए, किससे पढ़ सकते हैं आप? देखिए, एक तो 8th क्लास की एनसीईआरटी, अब देखिए 6 और 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की नहीं पढ़नी है, 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके साथ 8th के साथ 9th और 10th पढ़नी है आपको, किसके लिए? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। उसके बाद 11th की नहीं पढ़नी है, और 12th की 3 एनसीईआरटी हैं। तो 12th की जो मॉडर्न वाली एनसीईआरटी है, थीम्स वाली जो एनसीईआरटी है मॉडर्न की, वो वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 4 चैप्टर है, वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद एक है इग्नू की पीडीएफ, वो पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। वो कौन सी पीडीएफ है? वो जितने भी आंदोलन हुए हैं, महिलाओं के आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सारे जो आंदोलन थे वो सारे, नरमपंथियों के आंदोलन थे, गरमपंथी किस तरह से काम कर रहे थे, पूरे भारत को एक सूत्र में किस तरह से पिरोया गया था, गांधीयन आंदोलन जितने भी चले थे, तो वो सारे आंदोलन आपको पढ़ने हैं। तो उस पीडीएफ को और पढ़ लेना, एक बार सरसरी निगाह से आपको पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा बेशक, लेकिन उसे आपको पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि मैं पूरा नहीं आपको क्लियर करा सकता हूं। इस वजह से एक बार पढ़ लेंगे ना तो एक स्टोरी टाइप बन जाएगी। तो वो वाली पीडीएफ मैं जरूर शेयर करूंगा इग्नू की, वो आपको जरूर पढ़नी है। अब हिस्ट्री का समझ में आ गया कि क्या आपको एंशिएंट मिडिवल पढ़नी है, नहीं पढ़नी है ना, केवल मॉडर्न पढ़नी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ज्योग्राफी में अभी तक तो हम देख रहे थे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो इसमें 9th और 10th की पढ़नी है, ठीक है। तो क्या ज्योग्राफी की 9th और 10th की पढ़नी है? सिलेबस में तो 9th और 10th नहीं है, लेकिन आपको 9th और 10th की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके बाद 11th की एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है, 11th ए और 11th बी दोनों ही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और 12th के कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, पूरी 12th की बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, 12th की दोनों ही एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कुछ टॉपिक हैं जो आपको यहां पर कराए जाएंगे, आपके बाय अकेडमी चैनल पर कराए जाएंगे, तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए कि जो टॉपिक हैं टीजीटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपको स्पेशल बताए जाएंगे। और अगर आप टीजीटी के साथ साथ पीजीटी ज्योग्राफी कर रहे हैं, पीजीटी ज्योग्राफी अगर आप कर रहे हैं, तो पीजीटी ज्योग्राफी की अलग से क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें आपका पूरा पीजीटी का सिलेबस कराया जाएगा। नई वैकेंसी आई है, और पीजीटी की कितनी वैकेंसी निकली है? जनरल में देखें तो पीजीटी ज्योग्राफी में 14 वैकेंसी है, ठीक है। और इसका अगर उल्टा कर दें तो 41 वैकेंसी किसमें है? पीजीटी पॉलिटी में है, ठीक है। तो पीजीटी पॉलिटी में, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ज्योग्राफी में ज्यादा है डिमांड या पॉलिटी की है? पॉलिटी में अभी तक वैकेंसी नहीं आई थी। बहुत से स्टेट एग्जाम होती है जिनमें पॉलिटी की में वैकेंसी आती ही नहीं है। तो ये भी सोच समझ के हमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए कि पॉलिटी से हम करें, पॉलिटी में वैकेंसी नहीं आ रही है इस वजह से। लेकिन इस बार आई है, 41 वैकेंसी है, तो उनके लिए भी अगर आपको पढ़ना है तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है उसके लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल पीजीटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि चारों टॉपिक जो आपने पूछे थे कि एसएसटी के लिए केवल आपको एनसीईआरटी पर रिलाई करना है या फिर कोई और सोर्स भी पढ़ना है, तो वो सोर्सेस नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल मेरी वीडियोस देखनी है, उसके बाद पीडीएफ पढ़नी है, और एनसीईआरटी जो जो मैं बताऊं वो एनसीईआरटी आपको लगातार पढ़ते जाना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि ज्योग्राफी में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करवाइए यूट्यूब पर एग्जाम एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो देखिए, आपको केवल एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यूज, जो पीवाईक्यूज है, अगला क्वेश्चन है ये, जो पीवाईक्यूज आप कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज कराने हैं, तो आपके
आपके केवल ज्योग्राफी के ही नहीं, आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सारे ही पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। अब लगातार पीवाईक्यूज पर भी हम ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। जनवरी आपकी स्टार्ट हो गई है और मैंने बोला था जनवरी से आपके पीवाईक्यूज स्टार्ट होंगे। अब ये पीवाईक्यूज केवल पार्ट बी के लिए ही नहीं, पार्ट ए के लिए भी कराए जाएंगे। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए ही पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स ना आए। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी में कितना डीप जाया जाए। तो ज्योग्राफी में डीप जाने का एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ज्योग्राफी में अभी से डीप चले गए तो दिक्कत क्या होगी कि आपका बेसिक तैयार है नहीं, और एक ही में, जैसे क्लाइमेटोलॉजी में आप अंदर घुसते चले गए। अब क्लाइमेटोलॉजी में कोपेन का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, ठीक है, डिटेल में पढ़ लिया, इतना वर्गीकरण है, पूरे विश्व का पढ़ लिया, नहीं समझ में आएगा बेटा वो। ठीक है, आपने एक ही चीज देखी और उसमें आप घुसते चले गए, तो ज्योग्राफी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उसमें घुसते चले जाएंगे। वो नहीं करना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और किसके साथ घुसेंगे? पीवाईक्यूज के साथ घुसेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज में हम डीप में जाएंगे। तो आपको डीप में सिलेबस में नहीं जाना है, आपको डीप में आप जो पढ़ रहे हैं उसमें डीप में नहीं जाना। एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन आपको डीप में जाके देखने हैं, तो वो हम पीवाईक्यूज में कराएंगे ही। तो समझ में आया आपका? ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री वाला मैंने बता दिया कि वो नहीं करनी है पेपर 2 के लिए, केवल मॉडर्न हिस्ट्री है, और कितनी मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी मैंने सारा बता दिया। ठीक है, तो सारी जो पॉलिटी करनी है या सिलेबस वाली करनी है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन ऐसा ही है कि अगर पॉलिटी आपको करनी है और सिलेबस वाली करनी है तो सिलेबस वाली ही करेंगे ना आप। अगर आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की कर रहे हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, पीसीएस का भी शुरू कर दें क्या? तो यूपी पीसीएस का शुरू कर सकते हैं। तो पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप डीप में जाइए, वरना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए। एनसीईआरटी का जितना मैंने पोर्शन बताया बस उतना ही करिए। और अभी देखिए, मैंने जितना पढ़ा दिया है ना, आपके केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं। आप क्वेश्चंस लगा के देखिए, क्या आपके 80% क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं पॉलिटी में? अभी बताइए, सारी क्लासेस जिसने देखी हो वो मुझे बताइए कि 80% क्वेश्चन नहीं हो पा रहे आपकी क्लास देखने के बाद भी। मैं गारंटी ले रहा हूं 80% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे होंगे पॉलिटी के। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या करें हम। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने एक आपको पीडीएफ भेजी थी। राज करके कोई एक टीचर हैं, पीआरटी के टीचर हैं, तो उनकी वो पीडीएफ है। ठीक है, मैं उसे प्रमोट कर रहा हूं, वो भी फ्री में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये वाली जो पीडीएफ है जो मैंने आपको भेजी है वो आप पढ़िए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। लगभग 1200 क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है टीचिंग मेथोडोलॉजी के, और उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी का आपको क्या करना है कि जैसे आपने सीटेट के लिए पढ़ाई की थी ना, सीटेट के लिए जो पढ़ाई की थी उसमें जो आपने सीडीपी पढ़ी थी, ठीक है, तो उस सीडीपी के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो कैसे होते हैं? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। वो ज्यादा इसमें डीप में नहीं घुसना होता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि ज्यादा अंदर से नहीं जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जब 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये 1200 क्वेश्चन करने के बाद, फिर क्यों ही आपको और कहीं जाना है? आप बस वही पढ़िए, उसके साथ साथ जो अभी नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मैं एक सीरीज में करा दूंगा। जब वो सीरीज हमारी चल जाएगी तो उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डीप तक समझ जाएंगे कि देखिए यहां तक ही हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना नहीं है। अब समझ में आया? अब कोई इसमें डाउट नहीं है कि कहां तक हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये वाली जो अभी है, जो मैंने एक पीडीएफ भेजी है 1200 क्वेश्चंस की, वो वाली पीडीएफ आपको पढ़नी है। डेली के आप लगा लीजिए कि 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 40 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिस हिसाब से आपको पढ़ना हो उस हिसाब से आप पढ़िए, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर का कितने मार्क्स का आएगा। मैंने ये आपको बता दिया है कि करंट अफेयर आपका 5 से 6 मार्क्स का आता है 20 क्वेश्चन में से। आपका जीएस 20 क्वेश्चन का आएगा और उसमें 5 से 6 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा। अब ये करंट अफेयर आपको पढ़ना कब से है? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी 2025 से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और ऐसा मत करना कि बहुत डीप में आप चले जाओ।
क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं खेल से रिलेटेड आ रहे हैं। पहला आप टॉपिक लिख लीजिए, खेल से रिलेटेड जो भी आपको ट्रॉफीज मिल रही हैं, जैसे अभी मिल रही हैं जो ट्रॉफीज, ठीक है, तो वो आप देखिए कि किसे मिल रही है, किस तरह की मिल रही है। खेल से रिलेटेड सारी ट्रॉफीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, जैसे एआई के ऊपर कोई भी नया डिस्कशन हुआ है, तो उस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ साथ सैन्य अभ्यास जो होते रहते हैं लगातार, उन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरह के आपके पॉइंट्स पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चंस देखने हैं ना। पहले पहले क्वेश्चंस देखो कि देखो क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। अब आपने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, एथेनॉल पढ़ना शुरू किया। एथेनॉल का क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आपने पढ़ा एथेनॉल, क्योंकि 2025 में टीबी मुक्त भारत ये बनाया है उत्तर प्रदेश का 2025 में, ये आपको पढ़ना है ना, क्योंकि अब 2025 आ चुकी है। भारत किस स्थिति पर है टीबी मुक्त भारत बनाने में, ठीक है, उत्तर प्रदेश किस स्थिति पर है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। 2025 की जितनी भी स्कीम थी वो आपको पढ़नी है। 2030 तक जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है, वो 2030 तक हमें पूरे करके लाने हैं। जीरो हंगर, वो आपको देखना है ना कि किस जगह पर सरकार ने कौन कौन सी नीतियां लाई हैं, तो वो उस जगह पर हमें काम करना है, और सरकार काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो करंट अफेयर में सारा करंट अफेयर नहीं पढ़ जाना है कि आपने द हिंदू लिया, पढ़ने बैठ गए, भाई 4 घंटे आपको द हिंदू पढ़ने में लग जाएंगे। समझ में आया? तो केवल वही करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगर हम डीप में देखें तब हमें समझ में आता है कि यूपीएससी का करंट अफेयर और DSSB का करंट अफेयर बहुत अलग है। आप यूपीएससी की क्लासेस करंट अफेयर की लेके आप ये नहीं कर सकते कि आपका DSSB का एग्जाम निकल जाएगा। 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें इसी हिसाब से पढ़ना है कि आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और 6 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएं। इतना ही आप लेकर चलेंगे ना, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि 6 में से 6 कर लो। और हमने पढ़े कितने, 200 दिन हमने इसी में ही निकाल दिया, पूरे 200 दिन निकाल दिया हमने। पेपर है अगले दिन, अब क्या कर दिया कि 200 में से 6 नंबर हमारे पक्के हो गए। भाई आगे का पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो इस तरह से भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर से जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो उनके बारे में क्या करें। अब यही मैं बता रहा था आपको कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इग्नू से पूछे गए हैं, ठीक है। इग्नू और एनसीईआरटी इन दोनों को ही लेकर साथ में चलेंगे, तभी हमारा पूरा क्लियर हो पाएगा। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब पॉलिटी का सेगमेंट तो बहुत छोटा था, पॉलिटी का तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको इग्नू का भी पढ़ने को दूंगा। क्यों पढ़ने को दूंगा? क्योंकि इग्नू से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। अब एनसीईआरटी में पॉलिटी तो एनसीईआरटी से ही आ रही है, इकोनॉमिक्स तो एनसीईआरटी से ही आ रही है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इग्नू और पढ़नी है आपको। समझ में आया? तो जो बाहर के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इग्नू के हम देखेंगे। और इग्नू की कौन सी देखेंगे? बीए वाली जो बुक है और एमए वाली जो बुक है वो हम देखेंगे, इसके अलावा नहीं देखेंगे। एमए वाले भी बहुत कम देखेंगे, लेकिन बीए वाली हम बहुत ज्यादा देखेंगे। वो पीडीएफ में आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा, और वो पीडीएफ आपको साथ में पढ़नी पड़ेगी। यहां मैं मना कर रहा हूं कि यहां आप मत पढ़िए, क्योंकि वहां पर केवल एक टॉपिक है, उसके लिए आप पूरा इग्नू का पढ़ेंगे, वो सही नहीं है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं दूंगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यही पेडागोजी का जो 10 मार्क्स का सोर्स आपने पूछा है वो मैंने आपको बता दिया कि वही टीचिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं इसे DSSB में, तो वो उसमें ही आएगी, ठीक है। अब एक बोल रहे हैं कि 11th की ज्योग्राफी की करा दो। अब देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अभी क्लासेस आपकी कैसे चल रही हैं कि 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी का कवरेज चल रहा है आपका, ठीक है। तो 6 से लेके 12th में क्या होगा, 6 की आपको पढ़ाई जाएगी, फिर 7th की पढ़ाई जाएगी, फिर 8th की पढ़ाई जाएगी। 8th तक की आपकी कंप्लीट हो गई है। अब 9th की पढ़ाई जाएगी, फिर 10th की पढ़ाई जाएगी, फिर 11th की पढ़ाई जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना बेटा कि 8th के बाद हम 11th की पढ़ा दें, ये नहीं हो सकता। इससे क्या होगा कि जो आपकी 9th और 10th में अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है वो 11th के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने 9th और 10th नहीं पढ़ी, आप 11th नहीं समझ पाएंगे। तो इस वजह से ऐसा होता है कि जब हम एक सीरीज में चलते हैं तो सीरीज को फॉलो करना पड़ता है। और ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी का भी मैं बता रहा हूं, ज्योग्राफी एक साइंस है, ठीक है। क्या है? ज्योग्राफी एक साइंस है। और साइंस क्या होती है? अगर हम किसी सब्जेक्ट को एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हैं तब उसे साइंस कहा जाता है। साइंस की यही परिभाषा है ना। तो सिस्टमैटिक वे से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इस वजह से ही मैं कहता हूं कि आपके क्वेश्चंस क्यों नहीं बन पा रहे हैं। इस वजह से नहीं बन पा रहे क्योंकि आप
ज्योग्राफी को आर्ट का सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, जबकि ज्योग्राफी क्या है, साइंस का सब्जेक्ट है। आप अगर ज्योग्राफी से एमए करते हैं तो आपको एमएससी की डिग्री मिलती है। पता है ना आपको कि एमएससी की डिग्री मिलेगी अगर आप ज्योग्राफी से साइंस करेंगे तो, ज्योग्राफी से एमए करेंगे तो। कहीं कहीं आप देखिए डीवीआरयू में कॉलेज में मिलती है आपको, आप पूछ के देखना आपने वहां पर, ठीक है। तो ये होता है, इस वजह से मैं बता रहा हूं आपको कि आप ज्योग्राफी को साइंस की तरह लेके चलिए, एक सिस्टमैटिक वे है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए। और बेशक आपको 11th की कराई जाएगी, मैं कह रहा हूं आपको 12th के भी कुछ टॉपिक कराए जाएंगे। टीजीटी एसएसटी में 12th के जो टॉपिक हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, लेकिन एक सीमा होती है किसी भी एक टीचर की पढ़ाने की, तो उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, थोड़ा सा आभार व्यक्त कीजिए कि भाई जो कर रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जो, हाँ, कि 11th और 12th की क्लासेस करा दीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं क्वेश्चन। तो यही मैंने बताया कि जब तक आप डीप में नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक क्लियर करते हुए चलिए, जैसे 6 की एनसीईआरटी हो गई, 7th की हो गई, 8th की हो गई। अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें ही क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि ये साइंस की तरह है और इसे हम बेसिक से ही पढ़ सकते हैं। आपको डायरेक्ट कोपिन का वर्गीकरण नहीं समझ में आएगा जब तक कि हम ये नहीं बता देंगे कि समुद्र तटीय जलवायु किस तरह की होती है, हम भूमध्य सागरीय जलवायु किस तरह की होती है, और इस जलवायु पर पवनों का प्रभाव किस प्रकार का होता है। जब तक ये चीजें आप नहीं समझ पाएंगे, कोपिन का वर्गीकरण कुछ समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे भाई। आप वहां पर एक अभी बता दें कि कौन सी ठंडी धारा है जो आपके ऊपर चल रही है, जेट धाराएं जो होती हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है पूरी जलवायु पर, और वो जलवायु का प्रभाव कोपेन में बताया जा रहा है। अब कैसे समझ सकते हैं आप, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कहां है कि क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, पढ़ाओगे जब जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो आपके हो रहे हैं। आपका सिलेबस जिस चीज का कंप्लीट हो गया उसमें आपके क्वेश्चंस नया बने तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये पूछा था क्वेश्चन, वो मैंने बता दिया, ठीक है। और यही पालमपुर वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपका, तो वो भी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो नहीं आ रही है उसका तो मैंने बता ही दिया था कि मैंने गैप लिया था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं दी है। इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी की जो भी हैं। और जो 100 डेज का प्लान है वो अभी हमने स्टॉप कर रखा है, उस प्लान को भी फिर से स्टार्ट करेंगे। आपका इसी संडे को मैं फिर से भेजूंगा, और जो भी अभी गैप लिया है उस गैप को मैं एडजस्ट करूंगा। कि हमने 10 मार्च तक का रखा था तो उसे हम क्या करेंगे कि 24 मार्च तक का कर लेंगे। 14 दिन का प्लान को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक एकेडमी करके है जिन्होंने बोला है जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो इन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी एक वीडियो बना दूंगा कि जो एग्जाम की डेट आ गई है, जनवरी में है एग्जाम, फरवरी में है एग्जाम, ठीक है। इस तरह की वीडियो बना दूंगा, बहुत चलेगी वो वीडियो, मैं कह रहा हूं अभी बहुत चलेगी वो वीडियो। 1,000 2,000 उस पर व्यूज आ जाएंगे, और मेरी वीडियो पर कितने व्यूज आ रहे हैं वो आपको पता ही है कि 100 व्यूज भी नहीं आते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है। और बाकी का DSSS में पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन डाल दिया है, 2025 की जो वैकेंसी है। और वैकेंसी कम है, माना वैकेंसी कम है, 432 वैकेंसी है, लेकिन फिर भी वैकेंसी तो है ही है। और मुझे तो इन पे यकीन ही नहीं था, मैंने जैसा पहले ही बताया था कि अभी तक तो एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, तो ये क्या वैकेंसी निकाली है, लेकिन उन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो उस पर भी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैथ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि मैथ के लिए हम क्या करेंगे, मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस आपके पीवाईक्यूज के थ्रू कराना शुरू करूंगा, और टॉपिक वाइज कराना शुरू करूंगा, जिससे आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो अब आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है आप फिर से मैं एक पॉइंट डाल दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस देख लेना। 1 हफ्ते का टाइम होगा आपका, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके आंसर मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो वीडियो में इतना ही, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच।